गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे और कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। आप एक नोट्स और कलम निकालो, आइए नोट्स बनाते हैं। और नोट्स बनाते हैं फिजिक्स के अंतर्गत हमारा फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस की प्रमेय के हमारे पास क्या है? अनुप्रयोग है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हमारे पास इस वर्ष टोटल अनुप्रयोग हमारे पास 3 है। गॉस की प्रमेय के द्वारा 3 अनुप्रयोग पढ़े जाते हैं, लेकिन पहला अनुप्रयोग हमारे पास अनंत लंबाई के मतलब एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत की तीव्रता निकालनी है। दूसरी अनंत लंबी समतल चादर के निकट निकालनी है। तीसरी गोलीय कोष के कारण निकालते हैं। तो जो गोलीय कोष के कारण वैद्युत की तीव्रता निकालते हैं उसमें 3 स्थिति निकालते हैं, केंद्र पर, पृष्ठ पर और केंद्र से मतलब पृष्ठ से बाहर। तो वो इस वर्ष एनसीईआरटी सिलेबस से हमारे पास 30% लेस होने के कारण तो वो टॉपिक 30% लेस में आता है, तो इसलिए वो उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो हम केवल 2 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक अनंत लंबाई सीधे एक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समतल चादर के कारण अनंत लंबी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको निकालेंगे। तो तीसरा हमारे पास पढ़ना नहीं है स्टूडेंट एप्लीकेशन। हमें अनुप्रयोग 2 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग हमारे पास ये है, अनंत लंबाई के एक समान सीधे एक समान आवेशित भी होगा सीधा भी होगा तार निकट क्या निकालेंगे हम? ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका सर नीरज सर। हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास मान लो हमारे पास ये क्या है, कोई एक अनंत लंबा हमारे पास क्या है, सीधा वायर है। क्या है हमारे पास? मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबा सीधा वायर है, बहुत बड़ा लंबा सीधा वायर है। और इस वायर पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। एक हमारे पास अनंत लंबा तार है और जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश वितरित है समान रूप से। जितना आवेश यहाँ है उतना आवेश यहाँ होगा, उतना आवेश यहाँ होगा। अब इस तार के निकट किसी बिंदु पर मैं क्या करना है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास हम गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग जो स्टडी करते हैं उसके साथ हमारे पास एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ गॉस के जितने भी अनुप्रयोग हैं उसमें जब तक ये गॉसियन पृष्ठ ना होगा तब तक आप गॉस के जो अनुप्रयोग है उसके द्वारा आप जो भी ई का मान निकालेंगे आप वो नहीं निकाल पाएंगे। गॉस के अनुप्रयोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपलसरी है हमारे पास गॉसियन पृष्ठ। अभी गॉसियन पृष्ठ होता क्या है? ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। इस काल्पनिक पृष्ठ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली यानी एक समान होता है। ऐसा पृष्ठ क्या होता है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो, समान हो, उसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। जिसके प्रत्येक पॉइंट पर ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो, समान हो, तो ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें इस तार के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे, तो हमारे लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, गॉसियन सरफेस चाहिए, गॉसियन पृष्ठ चाहिए।
अब एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ निकालना होगा, बताना होगा जो प्रत्येक जगह कैसा हो, समान हो, इधर भी समान हो, इधर भी, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ समान हो, यहाँ से अगर मैं यहाँ एक सर्कल बना दूं तो हमारे पास इधर से इधर डिस्टेंस, इधर से डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। अगर मैं ऐसा कोई सर्कल बना दूं, मान लो हमारे पास ये इनफाइनाइट वायर है, तो यहाँ से आके डिस्टेंस कुछ है और यहाँ से आके डिस्टेंस में डिफरेंस है, लेकिन आपको बनाना उस प्रकार का गॉसियन सरफेस है जिससे प्रत्येक जगह से डिस्टेंस हमारे पास कैसी हो, सेम हो, सिमिलर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक सिलेंडर, एक बेलन कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, एक बेलन कंसीडर करते हैं। और हमारे पास बेलन कंसीडर करते हैं तो मैं एक ऐसे करके डॉट 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 करके एक बेलन कंसीडर करता हूं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बेलन कंसीडर करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, कोई बेलन है, बेलन हो गया। बेलन हो गया। मान लेते हैं जो बेलन है, बेलन की लंबाई हम क्या मान रहे हैं, बेलन की कुल लंबाई क्या मान रहे हैं, बेलन की जो लंबाई लेंथ है उसे एल मान रहे हैं। बेलन का हमारे पास ये वायर है, वायर का सेंटर है, और यहां से यहां हमारे पास मान लेते हैं जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या है, डी ए है। इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। इसी डायरेक्शन में हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास सेंटर हो गया। सेंटर से हमारे पास ये कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, बेलन की जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, आर है। यानी बेलन का हमारे पास त्रिज्या क्या होगी, हमारे पास आर है, और बेलन का अल्पांश क्षेत्र हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, बेलन का कर्व है, कर्व है। यानी हमारे पास ये मान लो बेलन है, इसके इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर हमारे पास तो ये कर्व है, ये हमारे पास क्या होगा, वक्र हो गया। और वक्र के चाहे आप इधर निकालें, चाहे इधर निकालें, चाहे आप यहाँ से निकालें, कहीं से भी निकालें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रत्येक पॉइंट से सेम होगा, समान होगा। चाहे इसके कर्व के आप इधर निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें, इधर निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, कर्व पर कैसा होगा, केंद्र से, कर्व से कहीं भी निकालें वो हमारे पास कैसा होगा, सेम होगा। अब एक तो एरिया हमने ये कंसिडर किया, दूसरा क्या करेंगे हम, जो हमारे पास इसका जो पृष्ठ है, ये तो कर्व हो गया। अब हम पृष्ठ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास कैसे है, मान लो ऐसी, इस प्रकार से है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब हम इसका हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट, छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। और एरिया क्या होता है, हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, ये डी ए हो गया। ऐसे ही हम ऊपर करते हैं, ऐसे ही नीचे हम क्या करेंगे, स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, क्योंकि बेलन का हमारे पास क्या है, ये गोलीय सरफेस, हमारे पास गोलीय पृष्ठ बनना है, ये भी गोलीय है, ये भी गोलीय है। तो इन दोनों गोलों पृष्ठ पे क्या निकालेंगे स्टूडेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे पास। तो हमारे पास बेलन के लिए जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ ई की डायरेक्शन क्या है, इस प्रकार से, और यहाँ ई की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, इस प्रकार से, और यहाँ हमारे पास ई की डायरेक्शन क्या है, इस प्रकार से। तो वही स्टूडेंट पहले थ्योरी लिखते हैं। अब हमें करना क्या होगा, बेलन के जो वक्र पृष्ठ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उसका जो बेलन का जो गोलीय पृष्ठ है उसके कारण हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो तीन पॉइंट्स के कारण क्या निकालेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आइए पहले चित्रकार लिखते हैं। माना हमारे पास क्या है, अनंत लंबा एक तार है, तो लिखते हैं माना एक अनंत लंबा तार जिस पर जिस पर जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से
वितरित वितरित हमने क्या हुआ, एक अनंत लंबा तार लिया जिस पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश एक वितरित है। अब हम तार के चारों ओर क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। तार के चारों ओर क्या करते हैं, हम एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। अब हमारे पास गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक सिलेंडर यानी बेलन है, हाँ वितरित है। तार के चारों ओर एक एक गॉसियन पृष्ठ बेलन मानते 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 हमने तार के चारों ओर क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ था जो बेलन है उसको हमने माना यानी कंसीडर किया। और बेलन की लंबाई क्या है, बेलन की लंबाई L है। बेलन का केंद्र क्या है, बेलन का केंद्र O व त्रिज्या R है। बेलन का केंद्र हमारे पास O है, त्रिज्या हमारे पास क्या है, R है। बेलन के वक्र पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है, P है। कहाँ P है, ये P हमारे पास, ये वक्र पृष्ठ ये यहाँ हमारे पास क्या है, कोई बिंदु P है जिसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, कोई बिंदु P है जिसका अल्पांश क्षेत्रफल dA है। बेलन के वक्र पृष्ठ पर हमारे पास अल्पांश क्षेत्रफल dA है जिसका बिंदु हमारे पास क्या है, P है। इसी प्रकार से हमारे पास बेलन के जो गोलीय पृष्ठ है P डैश, इसको भी क्या मानना है, P डबल डैश। इसे हम P डबल डैश मानना है, इसे मानना है P डैश। तो देखते हैं बेलन के गोलीय पृष्ठ P डैश व P डबल डैश पर अल्पांश क्षेत्रफल कैसा है, dA हो, तब क्या कुल फ्लक्स फाई ई। तो हमारे पास जो कुल फ्लक्स होगा वो गोलीय पृष्ठ के फ्लक्स और वक्र पृष्ठ के फ्लक्स के योग के कैसे होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ लिखते हैं फाई ई पी प्लस फाई ई पी डबल डैश प्लस फाई ई पी। यानी तीनों हमारे पास जो अल्पांश पृष्ठ है, हमारे पास जो अल्पांश क्षेत्रफल हमने कंसीडर किए हैं, उन तीनों के हमारे पास जो कुल फ्लक्स है वो तीनों अल्पांश क्षेत्रफल के कारण जो फ्लक्स है उसके क्या होगा, योग के बराबर होगा। स्टूडेंट कैसा होगा, बराबर होगा। फाई ई को फाई ई रहने दीजिए स्टूडेंट्स, फाई को फाई ई रहने दीजिए, फाई ई को फाई ई ही रहने दीजिए स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसका मान क्या होता है हमारे पास, फाई बराबर होता है स्टूडेंट ई इंटू डी ए प्लस इसका भी मान हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। इस पे इंटीग्रेशन क्लोज रहने दो, ए इंटू डी ए प्लस यहाँ भी हमारे पास होगा ए इंटू डी ए। तो स्टूडेंट्स मैं अब इतने को रफ करता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो आप लेक्चर्स का स्क्रीनशॉट लेकर के या
वीडियो पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, नोट्स बना सकते हैं। फाई ई बराबर, जैसे ही यहाँ से हम क्या हटाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहाँ पर है, ये पी डैश पर है, ये पी डबल डैश पर है, और ये हमारे पास पी पर है। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर पी डैश ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ आएगा पी डबल डैश, यहाँ भी ई डी ए कॉस थीटा, प्लस हमारे पास यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ई डी ए कॉस थीटा पी। अब सोचने वाली बात यह है, पी डैश हमारे पास ये है, पी डैश पे हमारे पास एरिया वेक्टर, हमारे पास जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से, तो इनके बीच क्या हुआ 90 का कोण बनेगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये और क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन ये, तो इनके बीच हमारे पास क्या P और P डबल डैश हमारे पास DA और E के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 90 है, तो यहाँ और यहाँ 90 रखेंगे। परंतु हमारे पास इसमें हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र और अल्पांश हमारे पास जो क्षेत्रफल है दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा थीटा बराबर 0, बट यहाँ हमारे पास क्या होगा 90 90 होगा। तो मान रखते हैं स्टूडेंट्स पाई ई बराबर, आप चाहें तो लिख सकते हैं हमारे पास, यहाँ हमारे पास जो ई है वो डीए के कैसे है, परपेंडिकुलर है, कहां पर पी डैश पर, और पी डबल डैश पर हमारे पास जो ई है वो डीए के कैसे है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है हमारे पास, और हमारे पास जो पी है वहां हमारे पास ई क्या है, डीए के समांतर है, ये समांतर पी पर हमारे पास ई डीए के समांतर है, और जबकि पी डैश पर और पी डबल डैश हमारे पास ई और डी की जो हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो मान रखते हैं स्टूडेंट हमारे पास 90 ई डी ए कॉस 90 पी डबल डैश ई डी ए कॉस 90 प्लस पी ई डी ए कॉस 0 मान रखेंगे हमारे पास, तो फाई ई कॉस 90 का मान 0 और 0 की गुणा इससे करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0, कॉस 90 का मान हमारे पास 0 होता है, और 0 की गुणा ईडीए से करेंगे हमारे पास क्या आएगा टोटल 0। इसी प्रकार से हमारे पास कॉस 90 का मान 0, 0 की गुणा ईडीए से करेंगे हमारे पास टोटल क्या हो गया 0 हो गया। हमारे पास बचा शेष ईडीए कॉस 0 का मान हमारे पास क्या होता है 1 होता है, कॉस 0 का मान हमारे पास 1 होता है, 1 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स ई डी ए, बस 1 से करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे स्टूडेंट, तो मैं इसको रफ करता हूं नीचे वाले के लिए। आपको पता है इंटीग्रेशन करते किसका, हम इंटीग्रेशन अल्पांश का करते हैं, तो ई हमारे पास क्या है नेतांक है, ई हमारे पास नेतांक है, इसको बाहर निकाल दिया है, ई डी ए का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा ए होगा, यानी हमारे पास ये हमारे पास आ गया पूरे बेलन का वैद्युत फ्लक्स, पूरे बेलन का वैद्युत फ्लक्स, और ए है जहां ए हमारे पास क्या है, जहां ए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर 2 पाई आर एल होता है। बेलन ए हमारे पास क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। तो हम ए की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट्स 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, इसे मानते हैं फर्स्ट, इसे मानते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, इसे मानते हैं हम फर्स्ट। इसके बाद
हमारे पास जो गॉस की प्रमेय है स्टूडेंट, यहाँ लिखते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय हमारे पास है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसे मान लेते हैं सेकेंड। फाई का मान हमारे पास क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, ये वाला मान इस फाई की जगह रखते हैं स्टूडेंट। फाई का मान क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट किसकी जगह रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे स्टूडेंट। तुम्हारे पास स्पेस फिर कम पड़ गया, तो मैं इसको फिर रफ करता हूँ। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। ये वाला मान इसमें रखना है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर पाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये वाला मान इसकी जगह रखा जाएगा। तुम्हारे पास हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर बराबर हमारे पास क्या बचा, ई इंटू 2 पाई आर एल। फाई का मान क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हमने फाई की जगह रख दिया, बराबर हमारे पास ई इंटू 2 पाई आर एल बचा। निकालना क्या है हमें, ई निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ई का मान निकालेंगे 2 पाई आर एल क्या होगा, इसके गुणा में पहुंच जाएगा। तो हमारे पास ई बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर इंटू एल। क्यू को ऐसे को पहले हम कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं 2 पाई, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट, फिर आर एल को, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि गुणा में हमारे पास कोई चीज हो उसका जो प्लेस है उसे चेंज कर सकते हैं, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तब। तो इस 2 पाई को हमने पहले लिखा, फिर एप्सिलॉन नॉट को, फिर आर एल को एक साथ लिखा। हम इसको 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर एल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर एल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे मानते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास समस्या ये आती है कि हमारे पास क्या है, अनंत लंबा कोई तार है, यानी हमारे पास कोई क्या है, ये लाइन तो है, कोई रेखा ही तो है। अब इस तार पर आवेश का मान कितना होगा, चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना निकालेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब किसी वायर हमारे पास, जब कोई वायर हो हमारे पास या कोई लाइन्स हो, उसके लिए हम चार्ज कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ आवेश का मान निकालने के लिए इसमें एक डेफिनेशन लिखी जाती है। वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये कोई तार है, कोई वायर है, वायर हमारे पास क्या है, एक लाइन के रूप में है, एक रेखा के रूप में है। तो इसलिए इस रेखा की हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, डेंसिटी, घनत्व निकालेंगे। इस रेखा का क्या निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे, और उस घनत्व के द्वारा ही क्या निकालेंगे, उसका हम चार्ज का मान निकालेंगे, चार्ज की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। क्या निकालेंगे, चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये लाइन के रूप में है, एक रेखा के रूप में है, तो इसका क्या निकालेंगे, रेखीय घनत्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेखीय। तो इसमें हम एक हेड लिखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश। इस रेखीय आवेश घनत्व को शो किससे करते हैं स्टूडेंट, तो इस रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से शो करते हैं, और लैम्डा बराबर हमारे पास फार्मूला होता है क्यू बटे एल, क्यू बटे एल, क्यू बटे एल। यानी हमारे पास जो तार है, तार पर आवेश है और लंबाई है, लंबाई, अगर आवेश को लंबाई से भाग कर दे तो हमारे पास क्या आता है, रेखीय आवेश घनत्व आता है। आवेश को लंबाई से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, चार्ज को लंबाई से क्या करते हैं स्टूडेंट, डिवाइड करते हैं या भाग कर दें, तो हमारे पास क्या आता है, रेखीय आवेश घनत्व आता है। तो डेफिनेशन कैसी होगी स्टूडेंट, इसका भी एग्जाम में कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, और पूछा ये जा चुका है कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा किसे कहते हैं, इसका मात्रा को बिना लिखना, बस इतना पूछा गया है। और एक क्वेश्चन हमारे पास जो दूसरा एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड है, तो उसको बाद में बताएंगे, लेकिन हमारे पास इतना पूछा गया है कि रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा दीजिए।
अब हमारे पास चार्ज कहाँ पर है, हमारे पास चार्ज हमारे पास तार पर है, और लंबाई हमारे पास बेलन की है। लंबाई हमारे पास किसकी है स्टूडेंट्स, बेलन की है। तो पहले आप इससे नोट्स करें स्टूडेंट्स, इसमें नोट्स करें। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है रेखीय आवेश ग्रंथ की स्टूडेंट्स, रेखीय आवेश ग्रंथ की डेफिनेशन है कि किसी तार पर उत्पन्न आवेश तथा लंबाई के अनुपात तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी आवेश तथा लंबाई के अनुपात क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं, इसे लैम्डा से, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तब लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, और जैसे ही यहां से क्यू का मान निकालेंगे बटे मान लो 1, क्यू एकम क्यू बराबर लैम्डा एल। इसका आप मात्रक लिखना चाहें तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम बटे मीटर हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। और विमा निकालना चाहें तो विमा भी निकाल सकते हैं, एल की पावर माइनस k1 टी ए हमारे पास इसकी डायमेंशन है। तो हमारे पास Q का मान, हमारे पास जो हमारे पास वायर है, जो हमारे पास तार है, उस पर हमारे पास आवेश कितना है, लैम्डा एल। जो हमारे पास तार है, जो हमारे पास वायर है, उस पर हमारे पास चार्ज कितना है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो चार्ज है वो लैम्डा एल है। इस हमारे पास Q का मान आपको क्या रखना है, समीकरण 3 Q की जगह रखना है। तो अब इस चित्र को मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, इस चित्र की कोई रिक्वायरमेंट अब आवश्यकता नहीं है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो E हमारे पास ऐसे ही 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान हमारे पास क्या है, लैम्डा एल बटे आर, एल से एल कैंसिल, हमारे पास बचा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता नहीं है, हमारे पास जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है। हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, इसका मान पता है। लेकिन हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हमें क्या करना होगा, इसे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में बनाएंगे। इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में बनाएंगे। तो इसे करने के लिए हम 2 से गुणा करते हैं, 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हमारे पास E बराबर आएगा 1/2 दूनी 4, 1 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, 2 लैम्डा बटे आर, मात्रक हमारे पास होगा न्यूटन बटे कूलम। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबे सीधे तार के निकट हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर होती है।
स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका दूरी से किस प्रकार संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में पूछा जाता है 2 नंबर में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की रेखीय आवेश घनत्व के कारण, रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी से किस प्रकार संबंधित है। तो रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के कैसे होती है, ओनली व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स कि रेखीय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तब E व्युत्क्रमानुपाती 1/R, E व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्टूडेंट, 1/R। नोट करें स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि में कई बार पूछा गया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसे रफ करते हैं। स्टूडेंट डेली नोट्स बनाते रहें और उसका रिवीजन करते रहें, कि रिवीजन करने से, रिवाइज करने से हमारा जो अभ्यास होता है बार बार वो स्ट्रांग होता जाता है। जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे तब तक आप समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास बेलन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके लिए हमारे पास E बराबर हमने निकाला 1/4πε0 2λ/r, ये निकाला हमने। इसके लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमने इसका संबंध ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दूरी के ओनली व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका हमारे पास जो ग्राफ आता है स्टूडेंट्स, इस दिशा में E रहेगा, यहाँ हमारे पास R रहेगा। इसका हमारे पास ग्राफ क्या आता है, ये आता है कि पहले हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो कम दूरी पर उसका मान अधिकतम होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है E का मान क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कोई एक अचालक बेलन जिसमें वैद्युत क्षेत्र, जिसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र, जिसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र बेलन की
अक्ष के समांतर है। कैसा है? समांतर है। तो बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताइए। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे पास है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 में इसे पूछा जा चुका है। यूपी 2005 में क्वेश्चन को स्टूडेंट पूछा जा चुका है। वही स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई एक अचालक बेलन जिसमें हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, बेलन की अक्ष के कैसे है, समांतर है। तो बेलन से गुजरने वाला हमें क्या निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास, मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई एक बेलन है, क्या है, कोई एक बेलन है, और इसी बेलन के समांतर हमारे पास क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। बेलन की अक्ष हमारे पास ये है, इसके समांतर हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र। मान लो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर से इधर है, और मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये हमारे पास है। तो इस बेलन पे हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बेलन की हमारे पास जो अक्ष है, जो इसका गोलीय पृष्ठ है, वहां एरिया कंसीडर करेंगे, वहां क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे उसे। तो स्टूडेंट हम मानते हैं हमारे पास जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो हमारे पास इधर है। और अल्पांश क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा क्षेत्रफल क्या होगा, उस पृष्ठ के लंबवत होगा। तो ये रहा लंबवत डी, यह हमारे पास ई है। ऐसे स्टूडेंट्स हम एक साइड भी कंसीडर करेंगे अल्पांश एरिया, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत, बाहर की ओर, ना कि अंदर की ओर, बाहर की ओर। तो ये हमारे पास डी है, और इधर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, ई है। और हम क्या करेंगे, एक बेलन के वक्र पृष्ठ पर, चाहे तो नीचे निकालें चाहे तो ऊपर निकालें, दोनों सेम ही आएगा। तो बेलन के एक वक्र पृष्ठ पर आप क्या करेंगे, एक एरिया कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास रहा अल्पांश क्षेत्रफल डी, और ये रहा हमारे पास क्या, ई। तो निकालते हैं स्टूडेंट्स कुल फ्लक्स। इसे मानते हैं P, इसे मानते हैं P डैश, इसे मानते हैं P डबल डैश। तो लिखते हैं तब कुल फ्लक्स पाई बराबर होगा हमारे पास फाई EP प्लस फाई EP डैश प्लस फाई EP डबल डैश। फाई ई बराबर हमारे पास ऐसा ही होगा, इसका हम करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, फाई इंटू ई डी ए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस सीधे वेक्टर डाल, सीधे रखो मान, ई डी ए कॉस थीटा प्लस यहाँ हमारे पास P है, ये हमारे पास P डैश है, इसका भी मान ई डी ए कॉस थीटा आएगा स्टूडेंट। और थर्ड वाले का भी हमारे पास क्या आएगा, P डबल डैश ई डी ए कॉस थीटा। अब सोचने वाली बात हमारे पास ये है, हमारे पास पॉइंट P पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट एरिया, वैद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल कैसे हैं, समांतर हैं, इस प्रकार से हैं। यहाँ DA है तो यहाँ हमारे पास E है, दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। तो पॉइंट P पर हमारे पास थीटा क्या है, 0 है, यहाँ 0 है। P डैश पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अल्पांश क्षेत्रफल और E के बीच हमारे पास एंगल को क्या बनना है, P डैश पर 90 बनना है। बट हमारे पास P डबल डैश पर हमारे पास क्या है, P डबल डैश पर हमारे पास अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये, और E की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, E की डायरेक्शन हमारे पास ये है। तो इन दोनों के बीच हमारे पास कोण क्या बनना है, 180 का कोण बनना है। तो सारे मानना कि हमारे पास
पी डबल डैश पे हमारे पास कोण 180 का है और पी पे हमारे पास 90 का है और हमारे पास पी पे हमारे पास थीटा हमारे पास 0 है। तो सारे मान रखिए स्टूडेंट्स, ई डी ए कॉस पी पर 90 0 है, पी पर 0 सही, प्लस पी डैश पी ई डी ए कॉस पी डैश पर 90 है प्लस पी डबल डैश ई डी ए कॉस 180 सारे मान को। देखो पहली बात, कॉस 0 का मान हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाहर निकाल देंगे, हमारे पास कॉस 0 का मान होता है 1, तो हमारे पास ई डी ए का क्या करेंगे समाकलन, प्लस ई को बाहर निकाल देते हैं, कॉस 90 का मान 0 होता है, यहाँ 1 लिखो गुणा में, कॉस 0 का मान 1, कॉस 90 का मान 0 प्लस ई को समाकलन चिन्ह से बाहर निकालते हैं, पी डबल डैश डी ए और कॉस 180 का मान माइनस के मान 0 की गुणा इससे कि हमारे पास ये पूरा 0 हो गया, तो हमारे पास बचा फाइव ई बराबर ई इंटू डी की गुणा 1 से की, तो हमारे पास पूरे का समाकलन क्या आएगा, हमारे पास ओनली ए आएगा, प्लस ये हमारे पास हो गया 0 प्लस प्लस माइनस माइनस ई डी ए का हमारे पास समाकलन क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास डी ए का हमारे पास समाकलन क्या होगा, ओनली ए होगा। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 0 आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। यानी हमारे पास अचानक कोई हमारे पास एक अचानक बेलन है जिससे हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र उसके कैसे है समांतर, उसकी अक्ष के कैसे है समांतर है, तो उससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। क्या होगा, 0। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसे अब रफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक अनंत रेखिक आवेश घनत्व 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणा, एक मिनट बोल, नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई, हो जाएगा 9 गुणा, अरे हो जाएगा भाई 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, हमें मान किसका निकालना है स्टूडेंट, लैम्डा का मान। एक हमारे पास अनंत रेखिक आवेश घनत्व 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मान लो हमारे पास हल हमारे पास क्या है, r बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। वैद्युत क्षेत्र हमारे पास कितना, वैद्युत क्षेत्र 9 गुणा 10 की पावर 4,
यानी E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का मान निकालने हमारे पास, लैम्डा का मान निकालना है। तब हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई F(2 लैम्डा बटे R)। सही, इसे हल करना चाहें तो 2 लैम्डा की गुणा 1 से करेंगे, 2 लैम्डा, और हमारे पास हो गया 4 पाई F(0) R बटे मान लो 1। मान निकालेंगे तो हमारे पास 2 लैम्डा एकम लैम्डा E इंटू 4 पाई F(0) R मान रखो, 2 लैम्डा ऐसे रहने दो। E का मान 9 गुणा 10 की पावर 4, 4 पाई F(0) का मान कितना होगा हमारे पास 4 पाई, 1/4 पाई F(0) का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे। तो स्टूडेंट इसको यहाँ और इसको यहाँ पहुंचा सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1/9 10 की पावर 9 4 पाई F(0). तो 4 पाई F(0) बराबर हमारे पास मान हो गया 1/9 गुणा 10 की पावर 9, और R का मान हमारे पास है 2 गुणा 10 की पावर -2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो लैम्डा बराबर हमारे पास क्या बचा, 9 बटा किसको होगा माइनस का होगा, हमारे पास 11 हो गया। 11 में से हमारे पास 4 गया, कितना बचा हमारे पास बचा 10 की पावर -7। 4 यानी कि इनको माइनस का हो गया, 9 में से 5, 9 में 4 गया, 5 बचा, 5 और 2 7। मात्रा क्या होगा, मात्रक होगा कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। तो स्टूडेंट्स आज हमने गॉसी प्रमेय का जो पहला अनुप्रयोग था उसको, उसका डेरिवेशन, उसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको प्राप्त किया, और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट आप इन्हीं प्रश्नों का रिवाइज करें, रिवीजन करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।